बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे MCQs फिजिक्स 12 पास्ट पेपर 2011 बहावलपुर। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। कौन सी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन के मुशाबे है। ए में है अल्फ़ा पार्टिकल, बी बीटा पार्टिकल, सी न्यूट्रिनो और डी है फोटॉन। आप जानते हैं अल्फ़ा पार्टिकल जो है हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। जो बीटा पार्टिकल हैं इनका चार्ज नंबर -1 और मास 0 होता है। और जो न्यूट्रिनो हैं ये यानी फोटॉन टाइप हैं, और जो फोटॉन है ये लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। तो न्यूट्रिनो जो है ये भी पार्टिकल, लेकिन इस पे यानी चार्ज 0 होता है, और जो बीटा पार्टिकल इसका चार्ज -1 होता है। तो इट मीन के इन चारों में से सिर्फ बीटा पार्टिकल जो हैं वही सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेट ऑफ डिके होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने एटम जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो उसका जवाब दिया जाए रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, बी है इंक्रीज विद टाइम, सी है डिक्रीज विद टाइम और डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। जो नंबर ऑफ डिके एटम होते हैं उनकी तादाद वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है, और जो रिमेनिंग एटम्स हैं उनकी तादाद कम होती चली जाती है। लेकिन किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो डिके रेट ऑफ डिके होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड जो डिके होते हैं वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, यानी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। तीसरा हमारा MCQ है द रिजाइडिंग टाइम ऑफ एटम इन मेटा स्टेबल स्टेट इज। ए को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम टाइम के लिए रुकता है और उसकी कीमत होती है एक्सपोनेंट -8 यानी 10⁻⁸ सेकंड। लेकिन मेटा स्टेबल का मतलब होता है कि यानी ज़्यादा देर के लिए, यानी आम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा देर के लिए स्टे करना, उसको मेटा स्टेबल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सपोनेंट -3 सेकंड होता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। यहाँ उसने जो बात की है न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। एक होती है मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इट मीन कि जस्ट हम उस नंबर को डिस्कस करेंगे। जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन में -10 है, ये तो है नहीं उसकी एनर्जी। बी है 13.6। 13.6 जो है ये मैग्नीट्यूड बन रही है उसकी, जबकि जो -13.6 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की। नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ। इलेक्ट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है। ए है प्रोटॉन, बी है फोटॉन, सी है पॉजिट्रॉन और डी है ड्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं प्रोटॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 होता है। जो फोटॉन है ये वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। पॉजिट्रॉन जो होता है इसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर, और जो चार्ज है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी पॉजिट्रॉन जो है सॉरी इसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज जो है पॉजिटिव होता है। जो ड्यूट्रॉन है ये आप जानते हैं कि यानी उसका आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम का 1H2 होता है। तो इन तमाम में से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन का मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज इस पे पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट 6वां हमारा MCQ आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीसरा स्पीड ऑफ लाइट, चौथा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अगर चौथे पे गौर करें तो पोलराइजेशन तो वैसे ही एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें वाइब्रेशन जो हैं उनको देखा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट वैसे कांस्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मुराद है नंबर ऑफ फोटॉन्स का ज़्यादा होना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से मुराद है आने वाले फोटॉन की एनर्जी का ज़्यादा होना। तो करंट जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यानी फोटॉन्स के ऊपर। तो इट मीन के जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जस्ट डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। 7 नंबर MCQ है
द डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए AC करंट को DC में बदला जाता है। तो उसमें ए ऑप्शन आ रही रेक्टिफायर, बी है ट्रांसफार्मर, सी है थर्मिस्टर और डी है व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इनमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है रेक्टिफायर। लेकिन बाकी क्या काम करते हैं? ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो EMF को काम या ज़्यादा करता है। थर्मिस्टर आप जानते हैं हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स हैं। और व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जो ऑन और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। 8वां MCQ है ए सेमी कंडक्टर विल बिहेव एज एन इंसुलेटर व्हेन। एक सेमी कंडक्टर जो है उसका बिहेवियर इंसुलेटर जैसा वाला होगा जब पहला हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, बी है व्हेन इट्स टेम्परेचर है 0 डिग्री केल्विन, सी है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड और डी है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 0 केल्विन। बाकी क्या है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से क्या होगा? ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर ये एन टाइप हो जाएगा और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर ये पी टाइप में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है द इम्पीडेंस Z कैन बी एक्सप्रेस एज। इम्पीडेंस क्या चीज़ होती है? इम्पीडेंस असल में जब कि सर्किट के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स को इकट्ठा जोड़ा जाए तो उनकी जो कंबाइंड यानी सम जो होता है तमाम कंपोनेंट्स के रेजिस्टेंस का या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जो उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस यानी एक किस्म की रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस जो है वो आप जानते हो हम ला के तहत R बराबर है V ओवर I। तो अब इन ए ऑप्शन में आप देखें तो हमारे पास आ रहा है V ओवर I, बी ऑप्शन में I ओवर V है और Z में I प्लस V है और D में जो Z बराबर है I माइनस V। तो आप जानते हैं I माइनस V पॉसिबल नहीं है क्योंकि I करंट है, V वोल्टेज है और I प्लस V भी पॉसिबल नहीं क्योंकि I करंट है, V वोल्टेज है। जबकि IRMS और VRMS जो है ये यानी रेजिस्टेंस का उल्ट बनता है यानी ये बन जाती है कंडक्टेंस। तो इनमें सिर्फ पॉसिबल ऑप्शन हमारी ए है जो कि बराबर है VRMS ओवर IRMS। नेक्स्ट है एन आइडियल ट्रांसफार्मर ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जो दिए गए कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करता है? पहला ऑप्शन है फ्लक्स, दूसरा मोमेंटम, तीसरा EMF और चौथा एनर्जी है। आप जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर जो है आउटपुट पावर के बराबर ली जाती है। तो जस्ट ये किस चीज़ को फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है उस डिवाइस को कहते हैं। पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा है AC जनरेटर, तीसरा DC मोटर और चौथा DC जनरेटर। तो ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो EMF को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। DC मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है और DC जनरेटर भी ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला होगा यानी DC मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल देता है। 12 नंबर ऑप्शन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। दिए गए डिवाइसेस में से किसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी? तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, अगर इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी जाए तो ये हमारा जो सर्किट है ये असल में करंट मेजरिंग डिवाइस बन जाता है। तो इसकी रेजिस्टेंस आप देखें RG और RS दोनों आपस में पैरेलल में हैं, लिहाजा इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है RG से भी कम हो जाएगी। यानी RG से मुराद है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो इट मीन कि अगर हमारे पास गैल्वानोमीटर के पैरेलल रेजिस्टर लगाई जाए तो सर्किट के अंदर इस डिवाइस की रेजिस्टेंस कम से कम होगी। और ये आप जानते हैं कि करंट मेजरिंग पार्ट होता है एवोमीटर का, या यूँ कह लें कि ये हमारे पास गैल्वानोमीटर जो है उसको एमीटर में बदल दिया गया। यानी एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होती है। तो ऑप्शन में देखते हैं, नंबर 1 एमीटर है, B गैल्वानोमीटर है, C है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर और D है वोल्ट मीटर। इनमें जो D वोल्ट मीटर है आप जानते हैं कि ये तो वोल्टेज मेजरिंग के लिए यूज़ होता है, इसको हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है।
वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर जो हैं ये भी हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस होते हैं। गलवानोमीटर जो है जस्ट डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज़ होता है, इसकी भी अपनी रेजिस्टेंस होगी। आप देखें इस सर्किट के अंदर गलवानोमीटर को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ा गया तो इसकी रेजिस्टेंस गलवानोमीटर से भी कम हो जाएगी, लिहाजा ये हमारे पास एमीटर होगा। यानी एमीटर एक ऐसा सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस इन तमाम में से लीस्ट है। 13 नंबर है गलवानोमीटर बिकम्स मोर सेंसिटिव व्हेन द फैक्टर C/BN विल बी। जब हम गलवानोमीटर की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये रिलेशन आता है C/BN, तो इस फैक्टर को जितना कम करते चले जाएंगे उतनी ही सेंसिटिविटी ज़्यादा होती चली जाएगी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम गलवानोमीटर को माइक्रो एम्पेयर में करंट दें और ये स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन पैदा करे, जबकि जो हमारा स्केल है वो मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, तो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। 14 नंबर है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है? ये डिफाइन यूँ किया जाता है कि यानी जितने करंट जो हैं एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं उनका सम जो है जितने जो करंट उस पॉइंट से परे जा रहे होते हैं उनके सम के बराबर होता है। यानी करंट फ्लोइंग टूवर्ड द पॉइंट इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये उसने पूछा किस कंजर्वेशन के ऊपर बेस करता है। नंबर 1 एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ यूज़ नहीं हो रही। नंबर 2 वोल्टेज, ये भी नहीं। नंबर 3 चार्ज, क्योंकि चार्ज की जितनी मकदार एक पॉइंट पे आती है उतनी आगे चली जाती है। और नंबर डी है मैथ, मैथ भी यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, लिहाजा किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो बेस्ड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। 1 ओहम इज डिफाइंड एज, ओहम को डिफाइन किया जाता है, आप जानते हैं ओहम लॉ के तहत V बराबर होता है IR, और यहाँ से देखें R जो है वो हमारे पास आएगा V/I। V जो है वो पोटेंशियल है जिसका यूनिट वोल्ट होता है, और I करंट है जिसका यूनिट एम्पेयर होता है। तो वोल्ट पर एम्पेयर जो इसको हम ओहम कहते हैं, लिहाजा ओहम की डेफिनेशन बनेगी वोल्ट पर एम्पेयर। तो इनमें देखें वोल्ट पर कॉलम ये भी नहीं बनती, वोल्ट पर एम्पेयर ये ऑप्शन करेक्ट है, कॉलम पर वोल्ट ये भी सही नहीं है, और 1 VA जो है ये पावर का यूनिट बनता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वोल्ट पर एम्पेयर। 16 है व्हेन वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। तो फिगर पे ज़रा गौर करें, इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि ये हमारे पास जो है प्लेन है या सरफेस एरिया है और ये फील्ड लाइन हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेक्टर एरिया इसको ग्रीन एरो से इंडिकेट किया गया। तो मौजूदा केस में वेक्टर एरिया जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कोई भी लाइन जो है एरिया से पास नहीं कर रही। इट मीन कि जब वेक्टर एरिया जो है फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स ज़ीरो होगा। दूसरा फार्मूले में देखें जो फाई होता है वो बराबर है BA cos थीटा। तो यहाँ पर देखें कि हमारा यानी मैग्नेटिक फील्ड B और वेक्टर एरिया एक के दरमियान एंगल 90 डिग्री और cos 90 ज़ीरो हो जाता है, लिहाजा मैथमेटिकली भी फ्लक्स यहाँ पर ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपके समझ आ गई होगी बात की, यहाँ पर मिनिमम जवाब बनता है। फोटो कापियर एंड इंकजेट प्रिंटर आर द एप्लीकेशन दो। फोटो कापियर और इंकजेट प्रिंटर जो है किस चीज़ की एप्लीकेशन है? तो ये हमारे चैप्टर में 12 का MCQs है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फोटो कापियर और इंकजेट प्रिंटर जो हैं ये एप्लीकेशन हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।